Good morning, dear students. Again, we are back with our chapter 3, that is the ruling the countryside. मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ग्रामीण जो क्षेत्र थे उनके ऊपर कैसे शासन करती थी, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंपनी जब दीवान बनती है, ठीक है, तो वो क्या क्या करती है। फिर उसके बाद रेवेन्यू कहाँ से आता है कंपनी के पास में। और फिर हमने बंगाल की इकॉनमी के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसमें क्राइसिस आ जाता है, कितने लोग उसमें मारे जाते हैं। तो ये लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, दे नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है, हम पढ़ रहे हैं अभी किसके बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। और आपको पता है कि इंडिया में जो विलेजेस हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये समझ चुकी थी कि हमें जो ज़रूरत है किसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर के ऊपर। इफ़ द इकॉनमी वॉज इन रूइन कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। अगर इसी तरह से इकॉनमी जो है अर्थव्यवस्था गिरती जाएगी तो कंपनी को जो है इन रेवेन्यू कहाँ से आएगा। सो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। तो जो बहुत सारी कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्हें महसूस हो गया था, उन्हें एहसास हो गया था कि जो पैसा है उसे कहाँ पे लगाया जाए, लैंड के ऊपर लगाया जाए, ठीक है। और एग्रीकल्चर में हमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये कैसे होगा, कैसे हुआ, ठीक है। आफ्टर 2 decades ऑफ डिपेंड और द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस, मतलब बहुत साल तक इसके ऊपर बहस बसाई करने के बाद, वाद विवाद करने के बाद जो कंपनी है वो नया सिस्टम लेकर आती है जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जो कि कब लेकर आती है, 1793 में। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजा एंड तालुकदार्स वर रिकग्नाइज एज जमींदार। जो ये कंपनी जो है परमानेंट सेटलमेंट लेकर आई थी 1793 में, इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो राजा और जो तालुकदार होते थे उन्हें क्या बनाया गया था, जमींदार बनाया गया था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू फॉर द कंपनी। उनसे कहा गया था कि जो ये ज़मींदार हैं, यानी कौन है ज़मींदार, राजा और तालुकदार, इन्हें कहा गया था कि आप जो है रेंट जो है पेजेंट से कलेक्ट करोगे और कंपनी को रेवेन्यू आप दोगे। द अमाउंट वॉज टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली। जो अमाउंट है वो क्या कर दी गई थी, फिक्स। देखो नाम से पता चल रहा है परमानेंट, परमानेंट मतलब स्थाई, जो आगे बदली नहीं जाती, फिक्स रहेगी। तो जो एक रेवेन्यू की जो अमाउंट थी वो क्या कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंट, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। ये कहा गया था कि जो ये अमाउंट है जो रेवेन्यू की, ये कभी भी आगे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में कभी भी इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनी ऑफर्स। अब इससे कंपनी को ये लगा था कि इससे क्या होगा, पैसा आता रहेगा, ठीक है, पैसा बीच में कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। एंड द सेम टाइम एनकरेज ज़मींदार टू इन्वेस्ट इम्प्रूव। इससे ज़मींदार भी, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी खुश हो जाएंगे कि उनके पास जो है। अब सपोज जैसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि अब जो ये ज़मींदार है इनसे कहा गया कि आप चाहे कितने भी रेंट एक कर, ये आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना रेंट लोगे किस पीजेंट से। हमारी अमाउंट फिक्स रहेगा कि हर पीजेंट से आपको 500 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। सपोज़ जो ज़मींदार है वो एक पीजेंट से 800 रुपये ले रहा है। अब ठीक है, 800 रुपये कलेक्ट कर रहा है तो 500 रुपये अगर वो दे देता है कंपनी को फिक्स है, क्योंकि कंपनी की जो सेटलमेंट है क्या है, फिक्स है, 500 रुपये वो लेगी, तो बसते 300। तो वो क्या है, कोई उसमें किसका फ़ायदा है, ज़मींदार का फ़ायदा है। या 1000 मान लो, अगर 1000 लेता है तो 500 रुपये बचते हैं। तो इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो यहाँ कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें लगा इससे जो ज़मींदार है वो बहुत खुश हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब पैसा लगाएंगे लैंड के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, खेती का काम हो और ज़्यादा रेवेन्यू आए, वो रेंट ज़्यादा कलेक्ट करे और कंपनी को रेवेन्यू पे कर दे। तो ये सोच के उन्होंने ये सोच के वो सेटलमेंट लेकर आए थे। इनटू द हो गया यहाँ तक, एनकरेज ज़मींदार सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हमने तो जो अमाउंट है फिक्स कर दी, वो तो आगे बढ़ने वाली नहीं है। द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, इससे ज़मींदार का फ़ायदा होगा, ये सोचा था उन्होंने। और ये सोच के परमानेंट सेटलमेंट जो है लेकर आए थे इंडिया के अंदर।
पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। इस सेटलमेंट में भी बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। वो क्या आई देख लेते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर दैट जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अब जैसे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ गई। जो कंपनी ऑफिशियल्स है उन्होंने क्या देखा कि जो ज़मींदार है वो कुछ भी पैसा जो है लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च नहीं कर रहा। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट। अब जो कंपनी ने जो रेवेन्यू लगाए थे, देखो इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दी है, जो कंपनी जो रेवेन्यू जो है ज़मींदार से लेती थी वो इतना ज़्यादा होता था कि कभी कभी ज़मींदार उसको पे ही नहीं कर पाता था। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस इज ज़मींदार। अगर कोई ज़मींदार जो है रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मींदारी उससे छीन ली जाती थी। न्यूमरस ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। ऐसे बहुत सारे ज़मींदार थे जिनकी जो है क्या हो गई थी, ज़मींदारी छीन ली गई थी, फिर उसकी बोली लगाई गई थी ताकि वो किसी और को ये ज़मींदारी दे सके। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट डिकेड मतलब पहले जो 10 साल थे उसमें क्या हो गई, सिचुएशन में थोड़ा बदलाव आया। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज। अब जो कीमतें थी चीज़ों की वो क्या हो गई, बढ़ गई। एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंड, और धीरे धीरे जो कल्टीवेशन है वो भी बढ़ गया, प्राइसेस भी बढ़ गई, दोनों चीज़ें हो रही हैं। देखो, दिस मीन दैट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार। इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा किसको मिला था, ज़मींदार को मिला था। बट नो गेन फॉर द कंपनी, पर कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो ज़मींदार है वो कितना भी ले सकता है, तो इस केस में क्या हुआ कि ज़मींदार को तो बहुत फ़ायदा होता, लेकिन कंपनी की तो अमाउंट फिक्स है, कंपनी को तो उतना ही मिल रहा था, जबकि इतनी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी थी उसके बाद भी। और कंपनी उसे बढ़ा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो जो सेटलमेंट थी वो क्या थी, फिक्स थी। इवन देन दी ज़मींदार डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इतना कुछ होने के बाद भी जो है ज़मींदार जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि लैंड में कुछ वो पैसा खर्च कर दे, उसको इम्प्रूव कर दे, कुछ सुधार ला दे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर तो सेटलमेंट। कुछ ज़मींदार तो अपनी ज़मींदारी गंवा चुके थे, वो अपनी ज़मीन भी क्या हो गई थी उनकी, वो खो चुके थे। अदर नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो बाकी जो ज़मींदार थे वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पैसे जो पैसा आ रहा था अपने पास रख रहे थे।